नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है वो। लेखक हैं सआदत हसन मंटो और आवाज़ है निशान सक्सेना की। बारिश के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते रात्रि के दूधिया अंधेरे में झुमरों की प्रकार थरथरा रहे थे। और शाम का समय, जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की पूरी खबरें और इश्तिहार पढ़ने के पश्चात कुछ सस्ताने के लिए वो बालकनी में जाके खड़ा हुआ, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के वृक्ष के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद हाथ के संकेत से उसे ऊपर बुला लिया था। कई दिन की इस किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग की वजह से बंबई की लगभग तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो सस्ते दामों पर मिल जाया करती थीं, स्त्रियों की अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थीं। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांसिंग स्कूल खोल लिए थे, जहां केवल फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर काफी उदास हो गया था। उसकी उदासी की एक वजह थी कि क्रिश्चियन छोकरियां दुर्लभ हो गई थीं, तथा दूसरा ये कि रणधीर फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सभ्य और पढ़ा लिखा। लेकिन उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के द्वार बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद ना थी। जंग से पूर्व रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई प्रसिद्ध और विख्यात क्रिश्चियन छोकरियों से शारीरिक संबंध स्थापित कर चुका था। उसने भली प्रकार वो जानता था कि इस किस्म के संबंधों के आधार पर क्रिश्चियन लड़कियों के मुकाबले में वो कहीं अधिक जानकारी रखता था, जिनसे ये लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती और बाद में किसी बेवकूफ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हेजल से बदला लेने की वजह से उद्घाटन लड़की को संकेत से ऊपर बुलाया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे छिपी रहती थी और दिन सुबह वर्दी पहनकर अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे कोट से जमाकर बाहर निकलती थी, तथा ऐसे बांकपन से चलती थी जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी व्यक्ति टाट की तरह उसके कदमों में पीछे चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि अंततः क्यों ना उन क्रिश्चियन छोकरियों को इस तरह इतना अधिक रीझा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली वस्तुओं की नुमाइश करती हैं। किसी जिस्म की झिझक पूरी किए बिना वो बिना अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने गुजरे हुए पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं, और ये सब ठीक है, मगर किसी दूसरी औरत में भी तो ये विशेषताएं हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को संकेत देकर ऊपर बुलाया था, तो उसे किसी प्रकार भी इस बात का यकीन न था कि वो उसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के पश्चात उसके भीगे हुए कपड़े देखकर उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए। इसलिए रणधीर ने उससे कहा था, ये वस्त्र उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर की इस बात का अर्थ समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में लाज के लाल डोरे तैर रहे थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने अपनी धोती निकाल कर दी, तो उसने कुछ सोचकर अपना लहंगा उतार कर एक और रख दिया। जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल दी। फिर उसने अपनी भिची भिची टांगों से ही चोली उतारने की चेष्टा की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे मगर सिमटे गड़े में छिप गई थी। देर तक अपने घिसे हुए नाखूनों की सहायता से चोली की गांठ खोलने की चेष्टा करती रही, जो भीगने के कारण बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई, तो उसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका अर्थ ये था कि मैं क्या करूं, ये नहीं निकलती। रणधीर उसके निकट बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली, तो उसने चोली को दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर से झटक दिया कि गांठ सरसराहट फैल गई, और उसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम प्रकट हो गईं। पल भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसने अपने हाथों से उस घाटन कन्या के सीने पर
नर्म नर्म गुदी हुई मिट्टी से कुशल कुम्हार की तरह दो प्यालियों की शक्ल बना दी है। उसकी उभरी छारियों में वही गुदगुदाहट की वही धड़कन, वही गोलाई, वही गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताजे बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की जवान छातियों में जो एकदम कुंवारी थीं, एक अजीबो गरीबो किस्म की चमक उत्पन्न करती थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं रही थी। उसके सीने पर ये उभार दो दिए जैसे प्रतीत होते थे, जो तालाब के गंदे पानी में जल रहे थे। बारिश के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इस तरह कपकपा रहे थे और उस घाटन लड़की के दोनों वस्त्र, जो पानी में सरोबोर हो चुके थे, एक गंदे ढेर की सूरत में फर्श पर पड़े थे। वो रणधीर के साथ चिपटी हुई थी, जो सख्त सर्दियों के दिनों में नाइयों के गलीज मगर गर्म हमामों में नहाते वक्त महसूस हुआ करती थी। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के साथ गड़मड़ हो गए थे। उन्होंने कठिनता से एक दो बातें ही की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी कहना सुनना था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणबीर के हाथ पूरी तरह उसकी छातियों पर हवा के झोंकों के की प्रकार फिरते रहे। घाटन लड़की के पूरे शरीर में एक ऐसी सरसराहट उत्पन्न हो जाती कि स्वयं रणधीर भी कपकपा उठता। उस बू को जो उस घाटन लड़की के अंग प्रत्यंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था, मगर समझते हुए भी उसका विश्लेषण नहीं कर सकता था। जिस प्रकार कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बू निकलती है, मगर नहीं, वो बू कुछ और ही तरह की थी। उसमें लेवेंडर और इत्र की मिलावट नहीं थी, वो बिल्कुल असली थी। औरत और मर्द के शारीरिक संबंध की ही तरह असली और पवित्र। रणधीर को पसीने की बू से सख्त घृणा थी। नहाने के बाद सदा बगलों वगैरह में पाउडर छिड़कता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बू जाती रहे। लेकिन आश्चर्य है, आज उसने कई बार उस घाटन लड़की के बालों भरी बगलों को चूमा, तथा उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजब किस्म की तुष्टि का अनुभव हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि जैसे वो इस बू को जानता है, पहचानता है, उसका मतलब भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बारिश के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते उसी प्रकार नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थी। अंधेरा था, किंतु उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी। जिस तरह बारिश की बूंदों के साथ सितारों का हल्का हल्का गुबार नीचे उतर आया हो, बारिश के यही दिन थे जब रणबीर के उस कमरे में सागवान का केवल एक ही पलंग था, लेकिन अब उसके साथ लगा हुआ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी रखी थी। यही दिन बरसात के थे। मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के साथ सितारों की रोशनी का हल्का गुबार उसी प्रकार उतर रहा था, लेकिन माहौल में हिना के इत्र की तेज महक बसी हुई थी। दूसरा पलंग बिल्कुल खाली था। उस पर रणधीर औंधे मुंह लेटा हुआ खिड़की के बाहर पीपल के झूमते हुए पत्तों पर बारिश की बूंदों का नृत्य देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की अपने नग्न शरीर को चादर से छुपाने की नाकाम चेष्टा करते करते करीब हो गई थी। उसकी सुर्ख रेशमी सलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिससे गहरे सुर्ख रंग के इजारबंद का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे वस्त्र भी पड़े थे, सुनहरा फूलदार जम्फर, अंगिया, जांघिया और वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के शरीर की बूंद में सूंघी थी। वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे को रोने से अधिक आनंदमयी होती है। वो पुकार जो ख्वाब के दायरे से निकलकर मौन हो गई थी। रणधीर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल नजदीक ही पीपल के नहाए हुए पत्ते घूम रहे थे। वो उनकी मस्ती भरी कपकपाहटों पर
उस पार काफी दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां मठीले बादलों में अजीबोगरीब प्रकार की रोशनी घुली हुई थी। ये वही रोशनी थी ठीक जैसी उस घाटन लड़की के सीने में से उसे दिखाई दी थी। ऐसी रोशनी जो पुर सरार गुफ्तगू की प्रकट दबी लेकिन स्पष्ट थी। रणधीर के पहलू एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका शरीर दूध और घी में गुंदे आटे के प्रकार मुलायम था, लेटी हुई थी। उसकी नींद में मस्त बदन से हिना की इत्र की खुशबू आ रही थी, एक विचित्र किस्म की खटास जैसी बदहजमी की डकारों में होती है, उदास और बेरंग व्याकुल। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की को तरफ देखा, जिस प्रकार वो फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, उसी प्रकार इस लड़की के दूधिया रंग शरीर पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे। वो हिना के इत्र की ऊट पटांग महक दरअसल रणधीर के मन मस्तिष्क में तो वो बू बसी हुई थी, जो उद्घाटन लड़की के शरीर को से बिना किसी बाहरी कोशिश के खुद निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं अधिक हल्की फुल्की और रस में डूबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की चेष्टा शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के रास्ते अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाती थी। लड़की के स्याह बालों में मुकेश के कण धूल के कणों के प्रकार जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी तथा मुकेश के इन कणों ने मिल मिलकर एक अजीब सी रंग उत्पन्न कर दिया था, बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग। और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग की अंगिया ने हर जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थीं, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों के बाल साफ थे, जिसके कारण वहां सुरमई गुबार सा उत्पन्न हो गया था। रणधीर लड़की की ओर देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखाड़कर उस लकड़ी के बंद संदूक में से उसे निकाला हो। पुस्तकों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसके तंग और चुस्त तंगिया की डोरियां खोली थीं और कमर के चारों ओर कसकर बांधे हुए इजार बंद का निशान, वजनी और नुकीले जड़ाऊ नेकलेस से उसके सीने पर कई खराशें पड़ गई थीं, जैसे कि नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बारिश के वही दिन थे और पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही ध्वनि पैदा हो रही थी, जैसे रणधीर उस दिन पूरी रात सुनता रहा। मौसम बेहद सुहावना था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और उसमें से हिना के इत्र की तेज महक घुली हुई थी। रणधीर के हाथ काफी देर तक गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे थे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे शरीर में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थी। उस कोमल बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के शरीर के हर रोंगटे ने उस लड़की के शरीर के छिड़े हुए तारों को भी ध्वनि सुनी थी, मगर वो आवाज कहाँ थी। रणधीर ने आखिरी प्रयत्न के दौरान के तौर पर उस लड़की के दूधिया शरीर पर हाथ फेरा, किंतु उसे कोई कपकपी महसूस न हुई। उसकी नयन वाली पत्नी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पुत्री थी, जिसने बीए तक शिक्षा पाई थी और जो अपने कॉलेज के अनेकों दिल की धड़कन थी, रणधीर को किसी भी चेतना को नहीं छू सकती थी। वो हिना की महक में उस बू को खोज रहा था जो उन्हीं दिनों में, जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में भीग रहे थे, वो बू जो घाटन लड़की के मैले शरीर से आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अभी आप सुन रहे थे सआदत हसन मंटो जी की लिखी कहानी बू। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं हर रोज, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूं आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।